हर सेक्टर के लिए अवार्ड मिले, आपको बताऊँ। बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला, बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड मिला, बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला। हाँ, दिल्ली राइट्स थोड़ी विवादास्पद तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो हार्ड हिटिंग फिल्म है। अखबार में इश्तिहार निकलवा दिया कि जो भी कलाकार चाहें, स्टेशन की दीवारें उनके लिए उपलब्ध हैं, वो आएँ यहाँ पर अपनी पेंटिंग बनाएं। पूरी फिल्म साइलेंट है, एक भी डायलॉग नहीं है फिल्म में। बावजूद इसके टॉम अल्टर साहब, दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे मौलवी को पकड़ा जो कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्शनेबल, वो मुझे एज ए जर्नलिस्ट मेरे लिए एक्सेप्ट करने वाली बात। कोविड के बीच में, मतलब कि जो कोरोना का कहर था, जो शुरू हुआ था, जो भय डर था, उसके बीच हम फिल्म शूट कर रहे थे। मैं 3-4 कहानियों पे काम कर रहा था, जिसमें हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ इंस्पो टॉक्स। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम मिलने वाले हैं अपने गुरुकुल के एक खास साथी से, जो एक लेखक, निर्देशक और फिल्म मेकर होने के साथ साथ एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म के लिए बेहद मशहूर है। उनकी ये फिल्म एक एक्सपीरियंस है which has won the hearts of many in the nation as well as abroad। तो चलिए जानते हैं हम उनके इस रोमांचक सफर के बारे में और मिलते हैं हम अपने आज के नए गेस्ट कमलेश के मिश्रा जी से। वेलकम टू द इंस्पो टॉक सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एकदम शुरुआत से वीसी, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी इस इंडस्ट्री में बिगनिंग कैसे हुई? एज अ डायरेक्टर, राइटर, फिल्म मेकर, ये तीनों कॉम्बिनेशन जो आपने लेके आए हो, इस इंडस्ट्री में शुरुआत कहाँ से की आपने? हाँ, ये महत्वपूर्ण था। एक होता है कि आप फिल्म को सोच करके अपना करियर शुरू करते हैं। हमारा वैसी यात्रा नहीं रही हमारी। मैं बिहार से दिल्ली चल करके आया था सिविल सर्विस का एस्पायरेंट बन करके, और मैंने अटैम्प्ट भी किए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यूपीएससी के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। तो लास्ट जो हम अटैम्प्ट दे रहे थे, तो मुझे ये लगा कि मैं मुझ में लिखने पढ़ने की थोड़ी ललक भी थी, और थोड़ी मतलब कि कलम भी ठीक चल लेता था। कॉलेज के दिनों से भी कुछ लिखना शुरू कर दिया था। तो मुझे लगा कि पत्रकारिता एक हमारा बेहतर एक विकल्प हो सकता है, करियर और शौक दोनों। मतलब शौक तो क्या कहें, करियर वाइज, ठीक है ना। और चूँकि उसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ, इसलिए तो फिर मैंने मास कम्युनिकेशन डिप्लोमा किया, पोस्ट ग्रेजुएशन, और अपना करियर मैंने प्रिंट मीडिया शुरू किया नवभारत टाइम्स से। और उन दिनों टेलीविज़न इंडस्ट्री, मतलब टीवी न्यूज़, जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ मीडियम है, वो अपना मतलब कि बूम पकड़ रहे थे, तो एक आकर्षण भी था उधर। लेकिन जो न्यूज़ की भाग दौड़ थे, उससे थोड़ा हट करके हमने करंट अफेयर वगैरह वाले सेक्शन में गया। और उन दिनों हमारी मुलाकात हुई, एक अश्विनी चौधरी जी हैं, वो यहाँ दिल्ली में तब करंट अफेयर्स के कुछ प्रोग्राम, बेहतरीन प्रोग्राम प्रोड्यूस करते थे। अब वो मुंबई में हैं, फिल्में बनाते हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। तो मैं उनको ज्वाइन किया। तो उनको ज्वाइन करना मतलब कि जस्ट एक प्रोफेशनल वो नहीं रहा, वो एक बहुत ही अपना, मतलब कि एक होता है ना कि आत्मीय सा भी नाता रहा। तो वो उन दिनों फिल्म मीडियम पे काम करना भी शुरू कर चुके थे, तो हमें भी एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर मौका मिला। तो वो मीडियम मुझे आकर्षित करने लगा था। फिल्म का क्राफ्ट और स्टोरी टेलिंग, जो हम लोग कहानियाँ पढ़ते हैं, उसको विजुअलाइज कैसे करके ऑडियो विजुअल रूप में, फिल्म के रूप में आता। तो उन्हीं दिनों वो बीज पढ़ने लगा था। फिर 2007 तक आते हैं, तो मैंने 2000 से मैंने अपना पहला 2000 में अपना पहला इंडिपेंडेंट मैंने अपना टेलीविज़न सीरीज डायरेक्ट किया, और किरण बेदी जी को मैंने ले करके, और वो एंकर करती थी, और एक डॉकू ड्रामा सा कह सकती हैं हम, रियल स्टोरी, जो ब्रेव वुमेन की कहानियाँ होती थी, जो रियल स्टोरीज होती थी आज की करंट महिलाओं की, उसको ड्रामेटाइज करते थे। किरण बेदी जी एंकर करती थी और मैं लिखता था, डायरेक्ट करता था। तो उसको करते हुए टेलीविज़न के क्राफ्ट को भी
अच्छे मतलब एक इंडिपेंडेंट जब किया तो 2007 में मैंने अपनी पहली फीचर फिल्म के लिए कदम बढ़ा दिया था। वो भी एक मुकाम तक जा कर के थम सा गया। बाद में मैं टेलीविज़न प्रोडक्शन में काफ़ी कुछ अपना इंडिपेंडेंट अपने प्रोग्राम होते रहे। तो फिल्म मन में बसा हुआ था कि फिल्म करनी है। मैंने 2011 से उसकी बीच एक तरह से रोक दी थी। जो आजमगढ़ फिल्म मेरी पहली फीचर फिल्म है, उसकी असल में सही पूछिए तो बुनियाद उसकी 2011 में ही पड़ गई थी। और इन बिटवीन मैंने 2016 में 17 में किताब अपनी पहली शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस की, उसको लिखा, डायरेक्ट किया। तो ये क्या है कि जो एक पूरी जर्नी इस तरह से हुई कि आपकी स्टोरी टेलिंग की जो मतलब मन में जो कुलबुलाहट थी और उसकी एक तरह से आपके अंदर थोड़ी क्षमता भी थी, वो करने की जो इच्छा थी और उसको जो हम करते गए, तो इससे एक राइटर डायरेक्टर के तौर पे अपनी मतलब कि थोड़े हाथ साफ होने लगे और उसमें आनंद आने लगा। तो इस तरह से चीज़ें डेवलप हुई हैं। सर, आपके पीछे जो बैनर है इसमें मैं देख सकती हूँ कि आपकी रिनाउंड फिल्म किताब, जिसमें आपने टॉम ऑल्टर को कास्ट किया था, इसने काफ़ी ज़्यादा नेशनली और इंटरनेशनली अवार्ड जीते हैं। तो इसके बारे में आप बताइए। हाँ, किताब जो मेरी एक तरह से पहली शॉर्ट फिल्म थी, और शॉर्ट फिल्म मैंने कुछ ज़्यादा मतलब कि जो मैं बता सकूं, ऐसे तो छोटी छोटी फिल्में कई सारी हैं, लेकिन एक जो कि एक सिनेमा के क्राफ्ट पे जा कर के फिल्में बनती है, उसको हम अपनी काम को गिने, तो मेरी पहली शॉर्ट फिल्म है ये किताब। और किताब ने काफ़ी इंटरनेशनली मतलब कि एक्लेम्ड हुई। जितनी मुझे उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा उम्मीद तो थी कि मैं जिस विषय को छू रहा हूँ उस पे लोगों को एक अटेंशन मिलेगा लोगों का इस फिल्म को लेकर के, और वैसा ही हुआ। किताब बेसिकली हमारे आपके जो किताब प्रिंटेड बुक पढ़ने की जो आदत छूट रही है और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जो प्रभाव हमारे जीवन में पड़ रहे हैं, तो उसके बीच की कहानी है और उसके इर्द गिर्द घूमती हुई। और एक लाइब्रेरी में सेटअप कहानी है जिसमें दो मुख्य किरदार हैं, एक पाठक और एक लाइब्रेरियन, और तीसरा किरदार हमारा स्वयं किताब है। तो जो लाइब्रेरियन की भूमिका निभाई है वो टॉम ऑल्टर साहब ने निभाई है। टॉम ऑल्टर साहब देश के मतलब कि वो वैसे चुनिंदा अभिनेताओं में से रहे हैं जिनकी मतलब कि सही मायने में पूरी प्रतिभा का हम शायद उसको एक तरह से जो एक होता है ना कि आप उसका लाभ उठा पाएँ, वो शायद देश ने नहीं किया। ऐसा मुझे तब महसूस हुआ जब मैं किताब उनके साथ शूट किया। मेरी उससे पहले भी मैंने कुछ काम उनके साथ किए थे, तभी हमारा संपर्क किताब को लेकर के भी बातचीत हुई। किताब करने के दरमियान उनका डेप्थ मुझे पता चला। आप फिल्म में देखेंगी तो पूरी फिल्म साइलेंट है, एक भी डायलॉग नहीं है कि फिल्म में। बावजूद इसके टॉम ऑल्टर साहब ने अपनी जो एक्टिंग के अपने अभिनय के बल पे उसको 25 मिनट आपको बांधे रखते हैं बिना कुछ एक शब्द बोले। तो ये बड़ी बात थी। हाँ, उसमें हम लोगों ने भी अपनी पूरी मतलब हमारी जो कोर टीम थी, डीओपी और राइटर डायरेक्टर तो मैं था ही, तो हमने भी कुछ इस तरह से चीज़ों को डिज़ाइन किया था कि ये जब फिल्म बने तो एम्बियंस, फोली और म्यूजिक के सहारे हम कैरी ऑन करते जाएं पूरी स्टोरी को। और ये टॉम साहब की जो वंडरफुल एक्टिंग थी उसकी वजह से ये मतलब भी, और उसमें 4 चांद लग गया। दूसरी कैरेक्टर इसमें एक पाठक के तौर पे, एक महिला पाठक के तौर पे पूजा दीक्षित थी, उन्होंने भी बेहतरीन काम किया। और बाकी हमारे पोस्ट प्रोडक्शन में म्यूजिक डायरेक्टर भी बापी तुतुल, और जो साउंड डिज़ाइन हुआ इसका, बॉबी जॉन एक बेहतरीन साउंड डिज़ाइनर है इंडस्ट्री के, तो उन्होंने इसका साउंड डिज़ाइन किया।
इवन साउंड डिज़ाइन के लिए भी, हर सेक्टर के लिए अवार्ड मिला। आपको बताऊँ, बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला, बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड मिला, बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला, बेस्ट साउंड डिज़ाइन का भी अवार्ड मिला, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का भी अवार्ड मिला। तो अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में अलग अलग कैटेगरी में हमारी फिल्म लगभग आज भी मतलब कि कहीं ना कहीं भी दिखाई जाती है। इतने सालों में 4-5 साल हो गए, तभी भी कहीं ना कहीं आज भी इंडस्ट्री में फिल्म फेस्टिवल सर्कल में ये फिल्म दिखाई जाती है और कहीं ना कहीं से पता चलता है 6 महीने बाद कोई अवार्ड लेकर के आ रही है। तो अच्छा लगता है। एक अच्छा मतलब कि हमारे अपने सिनेमा को, हमारे अपने क्राफ्ट को साबित करने का भी एक अच्छा बेहतरीन मौका था मेरे लिए, और वो मैंने पाया। So now coming to your national award winning film that is मधुबनी, इसके रिगार्डिंग मैं जानना चाहूँगी कि इसकी बैक स्टोरी क्या है एंड इसके पीछे की प्रेरणा क्या है, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप ये फिल्म बनाएं? मधुबनी बिहार में एक स्टेशन है, एक जिला है, एक शहर है। उसके नाम पे एक पेंटिंग लोग प्रचलित है, मधुबनी पेंटिंग, उसको मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। जब मोदी जी स्वच्छता सर्वेक्षण कराने लगे थे अपने देश के अलग अलग शहरों में, तो रेलवे स्टेशनों का भी स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, सर्वे होता है, उसकी सफाई का एक पैरामीटर होता है। 2017 में जो रेलवे स्टेशनों का स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ, उसमें मधुबनी 400 इंडिया के 400 स्टेशनों में, जो 400 स्टेशन चुने गए थे सर्वेक्षण के लिए, उनमें से बॉटम पे कहीं दूसरा तीसरा था। इतना बुरा कंडीशन था। तो वहाँ के DRM श्री RK जैन जब थे समस्तीपुर जोन में, तो उनको इस बात की बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने प्रण किया कि 2018 का स्वच्छता सर्वेक्षण जब होगा तो मैं इस स्टेशन को ऐसा कर दूँ कुछ कि ये मतलब कि एक मुकाम हासिल कर ले, अपनी पहचान हासिल कर ले। तो उन्होंने कुछ अपने चिंतन किया उस पर, और वहाँ के जो लोक कलाकार थे, पेंटिंग बनाने वाले, पूरे एक तरह से अखबार में इश्तिहार निकलवा दिया कि जो भी कलाकार चाहें, स्टेशन की दीवारें उनके लिए उपलब्ध हैं, वो आएँ यहाँ पर अपनी पेंटिंग बनाएं और उस पर अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर भी लिखें, तो ताकि लोगों को ये पता लगेगा कि आपकी कला कैसी है, तो लोग आपको भी कांटेक्ट करेंगे। तो रेलवे और कुछ तो नहीं तो इतना आपको जगह दे सकता है, और उसके बदले आपको एक तरह से आपके वहाँ कांटेक्ट नंबर वगैरह दे सकता है। लगभग 400 कलाकार 2 महीने दिन रात करके पूरे स्टेशन को अंदर बाहर, उसकी यहाँ तक कि छतें दीवारें सब मधुबनी पेंटिंग से सजा दिया। उसकी साफ सफाई हो गई। स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ 2018 का, तो वो स्टेशन देश का दूसरा सबसे खूबसूरत स्टेशन चुना गया। ठीक है, इस बात की खबर हुई डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी को। डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी सुलभ आंदोलन, जो आप सुनी है, जो सुलभ शौचालयों का नेटवर्क इतना बड़ा देश विदेश में खड़ा किया, उसके संस्थापक, उसके जनक थे। दुर्भाग्यवश अभी इसी 15 अगस्त को हमने उनको खो दिया, और ये व्यक्तिगत मेरे लिए बड़ी क्षति है, समाज के लिए है, देश के लिए है, और हमारा उनसे एक आत्मीय रिश्ता था। तो डॉक्टर पाठक साहब ने मुझे इस काम के लिए जिम्मेदारी दी कि इस पर ना, इस पूरे प्रोसेस पे हम एक फिल्म बनाते हैं। उनको वहाँ बुलाया गया और दिखाया गया वो सारे काम। वो इतने खुश हुए कि वो जो 400 जो फोक कलाकार थे, पूरा दिन का एक समारोह करके एक एक कलाकार को अपने हाथ से सर्टिफिकेट और नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया उन्होंने। सरकारी तौर पे तो ये नहीं हुआ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे वो इस काम से इतने खुश थे कि उन सभी कलाकारों को सम्मानित किया, प्रशस्ति पत्र दिया, और वहीं पे उन्होंने ये तय किया कि मैं इस पूरे प्रोसेस पे फिल्म बनाऊंगा। उन्होंने इस काम के लिए मुझे चुना और मैं इसका उनके लिए रेडी रहूँगा। फिर अब हमारे पास डॉक्टर साहब का ही ये
लाइन था कि इसमें कुछ ऐसा किया जाए कि मधुबनी पेंटिंग की भी हिस्ट्री हो और ये बनने की जो सौंदर्यीकरण है इसकी भी सारी बातें इसमें हो। अब स्टेशन का रंगाई पुताई तो हो चुका था, तो ये बड़ा चैलेंज था कि उसको बनते हुए कैसे। तो हमने कोई महीने भर का हमारा रिसर्च वगैरह हुआ। मैं वहाँ 8-10 दिन रहा मधुबनी में और पूरी मधुबनी की पेंटिंग की हिस्ट्री, उसके पूरे मतलब कि एलिमेंट्स, फीचर्स सब समझे और फिर डॉक्टर साहब के सहयोग से एक स्क्रिप्ट तैयार की गई। हमने क्या किया कि बड़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ कि अब वो स्टेशन तो बन चुका था, रंगाई पुताई हो चुकी थी। हमने उसके बगल का एक वैसा ही स्टेशन जो अभी भी गंदा पड़ा हुआ था उसको चुना और इनिशियल काम जो है वहाँ पे शुरू किया, उसको मधुबनी दिखाते हुए कि मधुबनी इतने बुरी कंडीशन में है। और हमने सारी पेंटिंग वहाँ फिर वो 400 कलाकार दोबारा बुलाए गए, ठीक है। और फिर फिल्म की जितनी ज़रूरत होती है उतने दिनों तक उनसे वो सब पेंटिंग वगैरह करवाया गया और डॉक्टर साहब ने आकर जा करके सम्मानित किया था उनको। तो वो सीक्वेंस भी हमें डालना था। तो जब पूरा कंप्लीट हो गया तो हम मधुबनी दिखाए और फिर डॉक्टर पाठक वहाँ आए और वैसा ही मंच और समारोह हुआ। वो सारे कलाकार आए और उन्होंने दोबारा उन सभी कलाकारों को प्रशस्ति पत्र दिया और दोबारा कैश अवार्ड भी दिया। जो नगद पुरस्कार है वो दोबारा दिया। वो मतलब उनका दिल आप सोचोगे कितना बड़ा। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, किसी के कला को सम्मान देना आपके अपने व्यक्तित्व की ऊंचाइयों को दिखाता है। तो वो उनमें था। इस तरह ये फिल्म बनी। हमें उम्मीद थी कि फिल्म अप्रिशिएट होगी और हमने नेशनल अवार्ड के लिए सबमिट किया। 2018 के नेशनल अवार्ड जो 2019 में दिया जाता है, तो 2019 में इसको जो देश का 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था उसमें बेस्ट नरेशन के लिए नॉन फीचर कैटेगरी में नेशनल अवार्ड के लिए चुनी गई। रेल मंत्रालय ने, रेल मंत्री ने, सब ने ट्वीट किया, बधाइयाँ दी हमें। डॉक्टर पाठक साहब ने हमें अपना स्नेह प्यार और इसके लिए बधाई दी। तो ये उनकी वजह से बना दैट्स दैट। सर, आपकी फर्स्ट रिलीज्ड फीचर फिल्म एज अ स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग राइटर मासूम सवाल रही है। आपने एक छोटी सी कहानी को डेवलप करके पूरी फिल्म की स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे हैं। आपका ये अनुभव कैसा रहा सर? ये कहानी हमारे जो डायरेक्टर थे उस फिल्म के, संतोष उपाध्याय जी जो प्रोड्यूसर भी हैं, तो उन्होंने एक छोटी सी कहानी लिख रखी थी, वो सुनाई थी और उन्होंने कहा कि इस पे स्क्रीन प्ले डायलॉग लिखा जाए। तो कहानी घूमती है एक 13 साल की बच्ची के इर्द गिर्द, जो कि अपने बचपन से ही 5 साल की उम्र से ही जो लड्डू गोपाल होते हैं कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप, उनको अपना भाई मान लेती है। तो 13 साल की होती है। 13 साल में उसको पहला पीरियड आता है। तो जो एक सामाजिक बंदिशें हैं और जिस तरह की रीतियाँ पहले से चली आ रही हैं, तो उसमें ये कहा जाता है कि ईश्वर को मत छुओ। अब उसका सवाल है, वो तो मेरा भाई है, वो ईश्वर कैसे है और मैं उसको क्यों नहीं छू सकती। तो ये एक तो सवाल है, लेकिन उसके इर्द गिर्द उस बच्ची की जो मेंटल स्टेटस उस वक्त है, जो हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं और जो धार्मिक पहलू है और जो उसके अपने इनर कन्फ्लिक्ट इस बात को लेकर के उठ रहे हैं, उसको लेकर के फिल्म है। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा सेंसिटिव सा सब्जेक्ट था और 13 साल की एक बच्ची की मासूमियत, उसकी 5 साल से 13 साल की उम्र तक होने तक की मासूमियत थी। वो मेरे लिए चैलेंज था कि वो उसकी मासूमियत की बात भी बरकरार रहे और उसके मन के कन्फ्लिक्ट को भी हम लोग उभारें। तो बेहतर ढंग से वो लिखी गई और फिल्म बनी, ठीक है। उसको रिलीज हुई थी पिछले साल अगस्त में। राइट सर। नाउ सर, कमिंग टू द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्म सो फार, दिल्ली राइट्स, एम आई करेक्ट सर? उसके बारे में बताइए। हाँ, दिल्ली राइट्स
थोड़ी विवादास्पद तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो हार्ड हिटिंग फिल्म है। विवादास्पद तो ऐसा कुछ नहीं था उसमें, विवाद जैसी सच्चाइयाँ कई बार एक पक्ष को या किसी व्यक्ति को चुभ सकती हैं या उसे अनदेखा कर सकता है, उसे मुंह चुरा सकता है। तो दिल्ली राइट, दिल्ली में जो 2020 में दंगा हुआ जब ट्रंप विजिट किए थे इंडिया, और उन्हीं दिनों सीए को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उस जो दंगे की रिपोर्टिंग जो हो रही थी ना, वो बहुत ही तो वो विवादास्पद थी, वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्शनेबल थी, वो मुझे एज ए जर्नलिस्ट मेरे लिए एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि उस पर एक फिल्म डॉक्यूमेंट्री की जाए, और दंगा जब ख़त्म हो गया था तो प्लान करते करते चैलेंज ये था कि उन दिनों कोविड आ गया था, और कोविड के बीच में, मतलब कि जो कोरोना का कहर था, जो शुरू हुआ था, जो भय डर था, उसके बीच हम फिल्म शूट कर रहे थे। और हमने आखिरी जो उस फिल्म की जो शूट किया था वो 24 मार्च 2021 था, जिस दिन लॉकडाउन रात में अनाउंस हुआ था। तो ये सब तो एक अलग फैक्टर था। एक था कि हम जो एक्चुअल लोग हैं उन लोगों से मिले, हम दोनों पक्षों के लोगों से मिले, और उन सब चीज़ों को जैसा था वैसे रख दिया था हमने उसमें कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कहा है। जो कुछ लोगों ने कहा है हमने उसको एडिट करने में, कि आपको फिल्म तो जैसा है वैसा, तो उनकी ही बातों को जोड़ते हुए हमने फिल्म को नरेट किया है। जो वहाँ हुआ, जो लोगों ने सहा, जो देखा, जो भुगता, वो हमने रखा। तो फिल्म रिलीज हुई, एक वूट प्लेटफॉर्म था, उन दिनों 3 महीने पर वहाँ के लिए थी, और उसके बाद हमने नेक्स्ट ईयर मतलब 2021-22 में फरवरी में हमने उसको यूट्यूब पे डाल दिया। तो यूट्यूब पे भी उसको रातों रात बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। मतलब कि आप ये समझिए कि यूट्यूब पे रातों रात लगभग 2.5-3 लाख लोग देख चुके थे, और हफ्ते भर में लगभग 7 लाख लोगों ने उस फिल्म को देख लिया। और एक ऐसे चैनल पे जिस पे सब्सक्राइबर मात्र थे 13, और उसकी सब्सक्राइबर संख्या हो गई 13,000। मेरा अपना जो सारांश फिल्म्स का यूट्यूब चैनल है उसमें। तो ये फिल्म थी। उससे थोड़ी कुछ लोगों के क्वेश्चन थे, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने जो कुछ भी रखा है वो कोई एक फ्रेम भी झूठला नहीं सकता कि मैंने कोई गलत बात रखी हो। तो ये रही फिल्म। सही बात है सर। इसी से मिलता जुलता टॉपिक है टेररिज्म। एंड हमने देखा है कि बहुत सारी मूवीज़ आई हैं, फिल्म्स आई हैं इससे रिलेटेड, बट बहुत कम मूवीज़ हैं और फिल्म्स हैं जो रियलिटी को दिखाती है। बट आपने आजमगढ़, जो आपकी मूवी है जिसमें आपने पंकज त्रिपाठी सर, हम देखते हैं कि वो हैं इस मूवी में, आपने इस मूवी के थ्रू रियलिटी और फिक्शन का एक बहुत अच्छा ब्लेंड किया है। तो मैं पूछना चाहूँगी क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं जो आपने ये फिल्म बनाते हुए आपने फेस करे हैं, आपका अनुभव कैसा रहा? ये फिल्म 2008 में जो मुंबई में एक घटना हुई, जिसको 26/11 बोलते हैं, वहाँ आकर रुकती है। शुरू होती है 2001 में जब अमेरिका में 9/11 हुआ। तो वो जो 8 साल का जो दौर था, वो विश्व के पटल पर आतंकवाद का एक चैलेंज तो विश्व झेल ही रहा था। विश्व के बहुत सारे देश, मतलब कि अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, इस तरह के जो देश थे वो तो झेल ही रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मार पड़ रही थी आतंकवाद की, वो इंडिया को पड़ रही थी। आप 2001 से 2008 इवन, मतलब कि उसके आगे भी कुछ सालों तक आप देखेंगे कि देश का कोई भी ऐसा शहर नहीं था, बड़ा शहर, जहाँ बड़े आतंकी हमले नहीं हुए। क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, क्या अम्बाला, क्या मुंबई, हैदराबाद, इस तरह के। तो वो उसी दरमियान एक कांड हुआ, बाटला हाउस कांड, दिल्ली में। बाटला हाउस कांड को इन्वेस्टिगेट करते हुए दिल्ली पुलिस ने
एक ऐसे मौलवी को पकड़ा जो कि इंटेलिजेंट मुस्लिम बच्चों को दिल्ली लाता था बिहार और यूपी से आईएएस मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग दिलाने के नाम पे, और उनमें से जो उसके ट्रैप में फंस जाते थे उनका ब्रेन वॉश करके रेडिकलाइज करके उनको भेज देता था आतंकी कैंपों में ट्रेनिंग के लिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या कश्मीर में। ये दिल्ली पुलिस ने ब्रस्ट किया था इस स्टोरी को। एट द सेम टाइम मैंने एक स्टोरी पढ़ी कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में, बिजनौर या मुरादाबाद, क्या एक बच्चा जो इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे अंक से पास होता है और स्टेट में एक अच्छा बेहतर रैंक लाता है, शायद दूसरा या तीसरा। तो अभी देखिए दो एलिमेंट है, एक बच्चा जो पढ़ने में तेज है, दूसरा तीसरा पोजीशन लाता है, और एक आदमी ऐसा है जो ऐसे बच्चों की फिराक में है कि ऐसे बच्चे आएंगे इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करेंगे, उनमें से हम ब्रेन वॉश करके भेज देंगे, जो नहीं हो गए उनको चलो कोचिंग दिला देंगे। तो ये दोनों कैरेक्टर को मैंने वीविंग किया, और ये सारी घटनाएं जो 2001 से लेकर के 2008 तक हो रही थी उनको मैंने ब्लेंड किया। और उसमें एक और पहलू ये था कि बाटला हाउस एनकाउंटर में भी और इवन मुंबई के बम ब्लास्ट में भी और भी दूसरे कई आतंकी, एक जाने अनजाने या जैसे भी हो, एक आजमगढ़ कनेक्शन निकल आता था। आजमगढ़ से उनमें किसी न किसी का तार जुड़ जाता था। तो फिर हमने उसको आजमगढ़ में प्लॉट किया उस कहानी को, और आजमगढ़ फिल्म का नाम भी रखा। पंकज त्रिपाठी जी उसमें मेन निगेटिव भूमिका में, जो मौलवी की भूमिका है वो, और जो यंग बच्चे की भूमिका है वो अनुज शर्मा। तो इस तरह से चैलेंज ये था कि मैं खुद उसका प्रोड्यूसर था, मुझे छोटे छोटे सहयोग लोगों ने दिए, लेकिन एक फिल्म बनाना बड़ा काम है। तो अब हमने हाथ तो डाल दिया था, लेकिन वो पैसे की कमी के चलते थोड़ी फिल्म रुक रही थी, बन रही थी, रुक रही थी, बन रही थी। तो कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन वो थोड़ी बड़े बजट की फिल्म होती, जो कि फिल्म समीक्षकों ने, बहुत लोगों ने लिखा कि यदि कमलेश मिश्रा ने ये फिल्म थोड़े और अच्छे पैसे के साथ बनाई होती तो बहुत बड़े स्केल की फिल्म बन जाती। लेकिन हमें एक स्टोरी कहनी थी, और स्टोरी कहने में हम सफल रहे। ऐसा लोगों के रिएक्शन से, जो लोग फिल्म देखते हैं, आखिर तक, आखिरी मिनट तक मेरा दावा है कि फिल्म को आखिरी मिनट तक आप जज नहीं कर पाएंगे कि फिल्म किस करवट बैठ रही है। Right, sir. So your films addresses some hard-hitting and controversial social issues. So as a censor board member and being a filmmaker, how hard or difficult it is to create balance between both? देखिए, जो हमने दो एक फिल्में जो की हैं उसमें कुछ तो बहुत सहज विषय है, सबके लिए है, जो यू सर्टिफिकेट मिल जाता है, किताब को यू सर्टिफिकेट मिल गया आसानी से, मासूम सवाल को यू सर्टिफिकेट मिल गया आसानी से। जो दिल्ली राइट थी उसको एक बार तो डिनाइल हो गया उसका सेंसर, तो हमने रिव्यू में डाला, रिव्यू से उसको सेंसर मिला। आजमगढ़ में आप ये देखिए कि मैं उसका स्लोगन कहता हूँ कि एक तमाचा, एक गोली, एक धमाका, काम तमाम। हमारी फिल्म में इतनी ही हिंसा है, एक गोली चलती है, एक तमाचा पड़ता है, एक धमाका होता है, इतनी ही हिंसा, इतनी ही है एक्चुअली, मतलब फिल्म आएगी हिंसा। बाकी एक्चुअल शॉट लगाए हैं जो बम धमाका वगैरह हो रहे थे देश में उनके, बावजूद इसके उस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला, सिर्फ ये कह करके कि ये इसकी जो डायलॉग्स हैं वो बड़े हार्ड हिटिंग है, ठीक है ना। तो अब देखिए, मैं किसी कैरेक्टर को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब डायलॉग बुलवाऊंगा तो उसके मिजाज से मैं छेड़खानी थोड़ी करूंगा। उसका जो मिजाज है, अब वो तीखा बोल रहा है या ऑब्जेक्शनेबल बोल रहा है, तो वैसे ही बुलवाऊंगा। तो उसको भी सेंसर बोर्ड से ये सर्टिफिकेट मिला। मैं भी सेंसर बोर्ड की एडवाइजरी पैनल में आज हूँ। तो लगता है कि जब हम फिल्में देखते हैं तो हमें भी लगता है कि अपने एज ए बोर्ड मेंबर, पैनल मेंबर, हमारी अपनी चुनौतियाँ होती हैं कुछ, तो वो सब acceptable है। Sir, what advice would you give to the upcoming and new generation of filmmakers? सीखते रहना,
हम लोग भी ऐसा नहीं है कि हम कोई इतना बड़ा अनुभव, ठीक है कि आपकी नज़र में दिख रहा होगा, लेकिन हम भी अभी सीखने के प्रोसेस में ही हैं। और हर फिल्मकार जो भी है वो समाज और पब्लिक की नज़र में उसकी एक अपना वो बना रहता है, लेकिन जो सिंसियर है वो हमेशा ये खुला रखता है अपने मन को कि हम लर्निंग प्रोसेस में हैं और सीखते रहना है। और सीखते रहने के लिए ना सिर्फ बड़ों से आप सीखते हैं बल्कि नई पौध से भी सीखने की चीज़ होती है। आज हम जिस उसमें हैं उसमें बड़े लोगों के चीज़ों को भी देख करके सीखा जा सकता है और नई जो जनरेशन काम कर रही है उनको भी देख करके सीखा जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण है आपका अपना लगाव, आपका अपना लगाव बना रहना चाहिए। आपकी मेहनत में आपकी कमी नहीं आनी चाहिए। आँख कान खुले रखने होंगे। आँख कान खुले रहने से कि सचेत सजग रहना, आपको समाज के प्रति, राजनीति के प्रति, ट्रेंड्स के प्रति, ठीक है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, उन सब चीज़ों के प्रति आप सजग रहेंगे तो आपको कहानियाँ मिलेंगी। कहानियाँ मिलेंगी तो उसमें आपको किक मिलेगा। सिर्फ कहानी से फिल्म नहीं बन जाती, उस कहानी में किक क्या है, ऐसी क्या बात है जो कि फिल्म के रूप में आप दिखा सकते हैं। हजारों हजार कहानियाँ पढ़ी हैं, उसमें से सैकड़ों या गिनती की फिल्में बनती हैं या रची जाती हैं ऐसी कहानियाँ। तो उस कहानियों में किक ऐसा क्या है जो कि आपको वो पॉइंट आपको किक करना चाहिए, वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और लर्निंग के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये इंस्टीट्यूट आपको टेक्निक्स सिखाएगा। जो क्राफ्ट का डेवलपमेंट है वो आपको स्व करना पड़ेगा, मतलब अपने आप से करना पड़ता है। और वो हम किसी उसमें बहुत ही विनम्रता के साथ किसी की बातों को सुन करके उसको फॉलो करके, ठीक है। बहुत बार असिस्टेंट डायरेक्टर्स आते हैं और वो जाते हैं तो ये कहते हैं कि उन्होंने तो सेट पे कुछ सिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं। कोई भी डायरेक्टर सेट पे किसी असिस्टेंट डायरेक्टर को बताता नहीं है, कुछ भी समझाता नहीं है। असिस्टेंट डायरेक्टर यदि उसकी आँख कान खुले रहे ना तो वो सब कुछ उसके सामने मिलता है, वो सीख सकता है। तो फिल्म के लिए दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि फिल्म आप करना क्या चाह रहे हैं, बनाना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। वैसी चीज़ बनाइए जो कहते हुए आपको छुपाना ना पड़े, कहते हुए किसी को ये न कहना पड़े कि फला के लिए मैं अपने घर में नहीं दिखा सकता इस चीज़ को। बस ये ध्यान रखिए तो फिर एक अच्छी क्राफ्ट पे आप काम करेंगे। और बाकी टेक्निक्स तो हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स आपको सीखने पड़ेंगे। कहानी समझना और कहानी को फिल्म के रूप में विजुलाइज करना वो भी आपका अपना इनर प्रोसेस है जो लगातार होते रहता है, ठीक है ना। तो वो धीरे धीरे ही आपका डेवलप होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। लोगों को जानिए, किताबें पढ़िए, अखबार रोज़ पढ़िए, लोगों से मिलिए जुलिए, लोगों को ऐसे ही घूमना फिरना भी अपने आप में एक कहीं भी जाइए तो थोड़े वहाँ की चीज़ों को, वहाँ के लोकल लोगों के बोली, पहनावा, इन सब चीज़ों पे नज़र रखिए। तो आपको जब अपनी कोई चीज़ करेंगे तो आपको ये रहेगा कि यार यहाँ के लोग ऐसे बोलते हैं, यहाँ के लोग ऐसे पहनते हैं। वो सिर्फ एक दिन का रिसर्च नहीं होना चाहिए, वो आपके अंदर समाहित होते रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आपको मिलता है। ये सब कुछ महत्वपूर्ण बात है। राइट सर, आई एग्री सर। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू आस्क कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ आप बताना चाहें उनके बारे में। देखिए मतलब कुछ चीज़ें तो नॉन फिक्शनल भी हैं जो कि चलते रहती हैं, लेकिन फिक्शन पे मेरा अभी मैं 3-4 कहानियों पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें तो तीन स्क्रिप्ट मेरी लगभग पूरी हो गई है और तीनों अलग अलग लोगों से मेरी बातचीत भी चल रही है। होपफुली उनमें से पहली जो भी शुरू हो जाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि एक मेरी कहानी है जिसका टेंटेटिव टाइटल भी है, एक पैर का जूता। तो वो एक सोशल इश्यूज के साथ साथ एक मर्डर मिस्ट्री को उसमें ब्लेंड किया गया है, तो वो है। और एक कहानी मेरी है किरण 12वीं पास, वो एक स्क्रिप्ट है जो वो एक 12वीं पास
एक लड़की की कहानी है जो कि कॉलेज जाती है, उसके अपने स्ट्रगल्स हैं। तो ये 2 कहानियाँ जो है, जो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी इस पे हम लोग काम शुरू करेंगे, जो जिसकी स्क्रिप्ट फाइनल भी हो चुकी है। तो जल्दी ही इस बारे में हम कोई सूचना आपको दें तो मुझे भी खुशी होगी। Yes, sir, definitely. So, thank you so much. It was indeed a great time having a conversation with you. We look forward कि हम ऐसे ही और इंटरव्यूज आपके साथ करेंगे इन फ्यूचर. Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने इंटरव्यू के लिए हमें इतना योग्य समझा, इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने योग्य, ये अपने आप में मेरे लिए खुशनसीबी है। और आपने इतनी पेशेंसली आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका शुक्रिया, पूरी टीम का शुक्रिया। थैंक यू सो मच, सर। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहें, तो यस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड लाइक दिस वीडियो। शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय।